आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो नंबर 2 में चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें अभी तक हम लोगों ने अब बात करनी है स्टेट ऑफ मैटर पे। जैसा कि हम लोग अराउंड करते हैं, जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग तरह के मैटर को, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आसपास है 3 अलग अलग स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट है मैटर की लिक्विड स्टेट है और मैटर की गैसियस स्टेट है। These states of matter arise due to the variation in characteristics of the particle of matter। ये जो मैटर की 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ये मैटर के जो पार्टिकल है उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर में जो वेरिएशन होते हैं, इसी कारण 3 स्टेट मैटर की एग्जिस्ट करती है। Let us study about the property of these 3 state of matter in detail। ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में स्टडी होगी, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में देखेंगे हम लोग। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी पढ़ने के बाद जो हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी वो ऐसी हैं कि ऑल द एबव आर एक्सप्लेन सॉलिड, मतलब जितने भी सॉलिड होंगे उसके बारे में। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव द डेफिनेट शेप। जितने भी सॉलिड हैं उनके पास एक डेफिनेट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का कैरेक्टर एक और है कि इनके पास फिक्स वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट वॉल्यूम और फिक्स बाउंड्री होगी। दैट इज हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करे। व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स, चाहे बाहर से फोर्स लगाया जाए तो भी अपनी जो है कि शेप को मेंटेन बनाए रखे। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड में ब्रेक्स हो सकता है कि सॉलिड जो है कि फोर्स को लगाने से या फिर फोर्स को बढ़ाने से टूट जाए, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। पर ये डिफिकल्ट है कि वो अपने शेप को बदल ले। सो दे आर रिजिड, यानी कि सॉलिड रिजिड होते हैं। आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? रबर बैंड के बारे में क्या कहेंगे? कैन इट चेंज देयर शेप ऑन स्ट्रेचिंग? क्या यह स्टिच करने पर अपने शेप को चेंज करता है? इज इट इज सॉलिड? क्या यह सॉलिड है? दूसरा बी जो है, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? शुगर और साल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हेन केप्ट इन जार, जब इसे जार में रखा जाता है, दिस टेक द शेप ऑफ जार, ये जार का शेप ले लेता है। आर द सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? जो सी पॉइंट है वो कह रहा है व्हाट अबाउट द स्पंज? स्पंज के बारे में क्या है? इट इज ए सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई? ये स्पंज जो कि सॉलिड। व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंज के बारे में क्या? ये सॉलिड होता है, फिर भी जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो ये दब जाता है या फिर कंप्रेस हो जाता है। वाई? ऑल द एबव आर सॉलिड एज। ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप रबर बैंड की बात करें, चाहे शुगर या साल्ट की बात करें या फिर स्पंज की बात करें, एक बात तो क्लियर हो जाती है, कर ही दिया जाता है कि ये तीनों चीज़ें ही सॉलिड हैं। रबर के बारे में क्या? ये रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब फोर्स को रिमूव किया जाता है तो वो जो रबर है वो अपने शेप को पुनः रीगेन कर लेता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक्स। अगर एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, यदि फोर्स को बढ़ाया जाए या फिर ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है तो रबर बैंड टूट सकता है। पर जो है कि अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद हटाया जाता है तो ये अपने शेप को रीगेन कर लेता है। इस तरह ये जो रबर है एक सॉलिड हुआ। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल सॉल्ट रिमेन फिक्स।
जैसा कि एक पॉइंट में कहा गया था, जो बी वाली पॉइंट थी, उसमें से ये था कि जो शुगर है और साल्ट है, जब इन्हें हम किसी जार में या फिर ग्लास में किसी भी कंटेनर में जब रखते हैं तो ये उसका शेप ले लेते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये सॉलिड है? हाँ, सॉलिड है, क्योंकि द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर, जो एक इंडिविजुअल शुगर की बात करें और सॉल्ट क्रिस्टल या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल की बात करें तो ये तो फिक्स होता है। वाट एवर वी टेक इन आवर हैंड, चाहे हम इसे अपने हैंड में ले लें या पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, चाहे इसे हम प्लेट में रखें या फिर जार में रखें, इसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसके पास एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ये कंप्रेसिबिलिटी को ये अवॉइड टू कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होने देता है, फिक्स रखता है अपने शेप को। इसलिए ये जो है कि इंडिविजुअल शुगर या फिर जो क्रिस्टल ऑफ साल्ट है ये सॉलिड होते हैं। स्पंज की बात करें, क्या स्पंज सॉलिड होता है? कहा गया था सी वाले पॉइंट में कि जो स्पंज होता है जब इसे हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो क्या ये बताइए या फिर इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि क्या ये सॉलिड होता है? हाँ, स्पंज भी सॉलिड होता है, क्योंकि स्पंज होता है कि स्पंज में छोटे छोटे होल होते हैं, माइन्यूट होल होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिसमें एयर जो होती है वो ट्रैप होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है कि एक्सपेल्ड कर जाती है, बाहर निकलती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और तब हम इसे एबल टू कंप्रेस कर ले जाते हैं। यानी कि जो कंप्रेस होता है वो केवल कंप्रेस इसलिए होता है कि वो उसमें से एयर निकल गई है, इसलिए एयर ही निकलती है, एक्चुअल मायने में उसमें एयर निकलती है। बाकी जो है कि स्पंज जो है कि वो कंप्रेस तभी होता है कि एयर निकल जाने के कारण कंप्रेस होता है। बाकी जो स्पंज है वो भी एक सॉलिड ही है। लिक्विड स्टेट के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे देखेंगे। लिक्विड स्टेट के बारे में वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वी ऑब्जर्व, जैसा कि हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है उसके पास जो है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती है। पहली बात ये कि जो लिक्विड होता है उसके पास जो है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। दे टेक अप ए शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इसे रखा जाता है। यानी कि अगर हम किसी, जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो जैसे कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, अगर इसे आप ग्लास में लेते हैं तो ग्लास, अगर आधा लीटर में बात करते हैं, यदि आधा लीटर आप दूध ले रहे हैं तो ग्लास में ले रहे हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, पर रहेगा आधा लीटर। अगर इसी ग्लास के जो आधा लीटर दूध लिए हैं आप इसी को किसी भगोने में ले लेते हैं तो ये भगोने के शेप का हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये जो लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम है, यानी कि आधा लीटर, 1 लीटर और 3 लीटर, ये सब होना तो ये तो फिक्स रहता है, पर ये जो कंटेनर का शेप लेने वाली बात है, ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है कि इसे जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है। यानी कि लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। They take up the shape of the container in which they are kept, जिसमें रखे जाते हैं उसके शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है फ्लो करता है और अपना शेप को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड नहीं होते हैं लेकिन इन्हें फ्लूइड कहा जाता है। अगर एक्टिविटी को रिफर करें 1.4 और 1.5 को, वेयर वी सॉ, जहाँ पे हम देखते हैं द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये जो सॉलिड होते हैं एंड लिक्विड आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की जो पार्टिकल होते हैं ये लिक्विड में घुल जाते हैं या फिर लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल से देखें तो एक वाटर में जो कि लिक्विड है उसमें अगर सॉलिड को डिजॉल्व करने की बात करें तो आप साल्ट को डिजॉल्व करेंगे। साल्ट को डिजॉल्व करने से ये क्लियर होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी, लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, और लिक्विड जो है लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है। इसमें देखेंगे आप, देखिए पानी जो कि एक लिक्विड है और मिल्क जो कि एक लिक्विड है, दोनों के एक दूसरे में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ दूसरा एग्जांपल जो है लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वाला भी क्लियर होता है।
द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो गैसें एटमॉस्फेयर में होती हैं, एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। एक लिक्विड की और प्रॉपर्टी है कि जो गैसें होती हैं, गैसियस फॉर्म द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इनटू वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसें हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं। दीज गैसेज स्पेशली, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें वास्तव में स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल और प्लांट, यही इन गैसों का वाटर में या फिर लिक्विड में डिजॉल्व होना, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में डिजॉल्व होना ही एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट को के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। अगर गैसें लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती तो इनका सर्वाइवल भी नहीं होता। ऑल लिविंग क्रिएचर नीडेड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं इन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन या फिर एयर चाहिए, ब्रीथ करते हैं, एयर चाहिए। The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये ब्रीथ करते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में रहता है। इसी कारण जो है कि एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। दस वी मे कंक्लूडेड दैट सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस, ये तीनों चीज़ें लिक्विड में डिजॉल्व हो सकती हैं। यानी कि सॉलिड यानी कि देखिए थोड़ा सा रुकते हैं, चाहे सॉलिड हो वो भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, चाहे लिक्विड हो वो भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, चाहे गैस हो वो भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा। लिक्विड में तीनों चीज़ें ही डिजॉल्व हो जाती हैं। लिक्विड में तीनों चीज़ें ही डिजॉल्व हो जाती हैं। सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, इसका एग्जाम्पल है सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, इसका एग्जांपल है कि साल्ट का वाटर में डिजॉल्व होना। लिक्विड डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, इसका एग्जांपल है मिल्क का वाटर में डिजॉल्व होना। और गैस जो है कि गैस डिजॉल्व हो रही है लिक्विड में, इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में डिजॉल्व होना। इस तरह अगर कहा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट जो है लिक्विड में डिजॉल्व हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। अगर सॉलिड और लिक्विड में बात करें कि लिक्विड में कौन तेजी से डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसमें है कि लिक्विड जो है कि लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले। लिक्विड और सॉलिड में दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं तेजी से मूव करते हैं या फिर फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की तुलना में लिक्विड स्टेट के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और लिक्विड स्टेट में स्पेस होता है, इसलिए जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल हैं वो आसानी से लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट लेस डिजॉल्व होता है लिक्विड के तुलना में। गैसियस स्टेट की बात करेंगे। गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी देखा है ये बलून सेलर, जो बलून सेलर होता है फिल करता है लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से लार्ज नंबर ढेर सारे वॉल्यूम को फिल करता है। इंक्वायरी फ्रॉम हिम, उससे पूछिए हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम ए सिलेंडर, एक सिलेंडर से वो कितने बलून फिल कर रहा है उससे पूछिए। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, उस सिलेंडर के पास उसके पास कौन सी गैस होती है उस सिलेंडर में भरी है उसके बारे में भी पूछिए। ये पूछने वाली बात है, आप लोग मत जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। उसमें होती है हीलियम गैस और कितने भर सकता है वो पूछेंगे तो वो बता देगा। थैंक यू। आगे देखते हैं। अरे यार आगे देखिए कहाँ है बाबू। गैसेस स्टेट के बारे में आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कुछ एक्टिविटी दिया है उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी और गैसेस स्टेट के बारे में जो प्रॉपर्टी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताते हैं।
वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसा कि हम देखते हैं गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड से कंपेयर करें, सॉलिड एंड लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। फिर उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद है सॉलिड। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, एलपीजी का सिलेंडर है, उसे एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, जिसे हम अपने घर में कुकिंग के लिए एज कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में होती है। होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ऑक्सीजन में हॉस्पिटल में, सॉरी। इन द सिलेंडर कंप्रेस गैस, एक्चुअल में वो एक कंप्रेस गैस ही है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि एक सीएनजी है। सीएनजी जिसका इस्तेमाल व्हीकल में एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज एज ए फ्यूल दिस डे इन व्हीकल में एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू इट्स हायर कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इसकी गैस की हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। गैस के हायर कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस का एक बड़ा वॉल्यूम एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रखा जा सकता है और उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। We come to know of the what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reach our nostril. We come to know of what is being cooked, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि जैसा कि हम जान जाते हैं कि किचन में क्या पकाया जा रहा है बिना किचन में एंट्री बिना एंट्री के, बाय द स्मेल, उस स्मेल के कारण जो हमारे नॉस्ट्रिल तक आती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, हमारे पास तक कैसे वो स्मेल आ गई बिना हमारे वहाँ तक पहुँचे। द पार्टिकल ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। इसका कारण ये है कि जो फूड के एरोमा का जो पार्टिकल था, जिसके कारण फूड अच्छा स्मेल कर रहा था, वो पार्टिकल जो है कि एयर के साथ मिक्स होते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं दूर तक, जिससे हमें पता चल जाता है किचन में एंट्री करने से पहले ही। रिच अस एंड इवन फर्दर अवे, और दूर तक भी ये एरोमा जाता है। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक फूड रिच अस इन ए सेकेंड, जो फूड पक रहा है उसका जो है कि हमारे पास तक स्मेल बहुत ही कम सेकंड में या फिर बहुत कम समय में चली आती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्टर इनटू अदर गैस। जो है कि अगर देखा जाए तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके पास हाई स्पीड होती है और इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है, जिस कारण इनमें इनकी गैस की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद लिक्विड की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है और उसके बाद होती है सॉलिड की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। इन गैसियस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि तेज़ी से। और रैंडमली मतलब कि इधर उधर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, हाई स्पीड से और रैंडमली मूव करते हैं गैस के पार्टिकल। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे को तो हिट करते हैं, एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, और उस कंटेनर के वॉल को भी हिट करते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, गैस के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर, लगाया गया प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो प्रेशर है गैस का, ये प्रेशर है गैस के पार्टिकल द्वारा पर यूनिट एरिया, कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स है। ये प्रेशर क्या है?
गैस के पार्टिकल द्वारा पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर के एक यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स ही प्रेशर है। पर यूनिट एरिया का मतलब ये होता है कि जो है कि पर यूनिट एरिया यानी कि वो एरिया को एक सिंगल यूनिट में मापिए, चाहे वो हो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, या फिर आप एक सिंगल यूनिट में मापिए, या फिर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। ये 1 मीटर वाला जो रहता है यही जो होता है पर यूनिट होता है, पर यूनिट एरिया इसे ही कहते हैं। एक ऐसी एरिया चुनिए जो 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी हो, उस एरिया को हम पर यूनिट एरिया कहते हैं। आप पिक्चर में देखेंगे ये जो सॉलिड है, सॉलिड का है, उसके पार्टिकल का जो है, इसके पार्टिकल का स्केच है, सिस्टमैटिक मैग्नीफाइड स्केच है सॉलिड के पार्टिकल का। देखिए इसके पार्टिकल काफ़ी पास हैं, इसके पार्टिकल काफ़ी पास हैं। इनमें एक तरह का वाइब्रेशन है। देखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल के पास एक छोटे लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। वो जो है सॉलिड के पार्टिकल के पास जो लाइन की तरह दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए जस्ट ए मिनट। ये बड़ा कर दूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। ये देख रहे हैं, अच्छा लगा। ये जो सॉलिड के पार्टिकल है, सॉलिड के जो पार्टिकल है उसे मैग्नीफाइड करके मैग्नीफाइड पिक्चर दिखाई गई है। इसमें देखिए सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी पास हैं, एक क्लोज पैकिंग में है, और जिनके पास जो रैंडमनेस है या फिर जो माइग्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो बहुत ही कम है। सिंगल डॉट से दिखाया गया है। वो ये दिखा रहा है कि सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पर रहते ही हल्का हल्का माइग्रेट करते हैं। फिर आप देखेंगे सॉलिड लिक्विड के बारे में देखिए। इसके पार्टिकल जो है कि अगर सॉलिड से कंपेयर किया जाए, यहाँ से कंपेयर करते हुए देखिए, सॉलिड से अगर कंपेयर किया जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस है। हाँ, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है। और देखिए इसमें हल्का हल्का माइग्रेशन, थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा माइग्रेशन है। ऐसे ही अगर आप देखें गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल हैं, ये तो बड़े वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े वाले हैं, तीनों से ज़्यादा बड़े वाले हैं। हाँ, यह है कि इनके पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस की बात की जाए तो इनके पार्टिकल के बीच में सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज़्यादा स्पेस है, पहली बात। दूसरी बात की इसमें मोशन होता है, रैंडमनेस है, मोशन ज़्यादा है। मोशन इनसे सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो इनका मोशन जो है वो ज़्यादा, सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो इसमें मोशन ज़्यादा, और इनके बीच में स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मोशन होता है गैस के पार्टिकल में, उससे कम होता है लिक्विड के पार्टिकल में, फिर उससे कम होता है सॉलिड में सबसे कम मोशन होता है, और सबसे ज़्यादा स्पेस वही गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस, फिर उसके कम लिक्विड में, फिर सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में, स्पेस सबसे कम होता है। छोटा कर देते हैं, छोटा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट ऑफ मैटर पे या फिर मैटर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ फार्मूले हैं जिसमें है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो एक डेंसिटी की डिफिनेशन से ही हो गई। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ मास है पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का फार्मूला हुआ डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर अगला कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जो है कि इसे मेंशन करिए या फिर
शो करिए डेंसिटी की। जनरली अगर हम जनरली बात करें, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। सबसे ज़्यादा इन जनरल सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो होती है सॉलिड की, फिर उसके बाद डेंसिटी जो होती है वो होती है लिक्विड की, फिर उससे कम होती है गैस की डेंसिटी कम होती है। अगर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की, तो सबसे ज़्यादा इसमें जितने भी एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे हम एक बार शो कर दें आपको। ये एयर हो गया, ये हनी हो गया, वाटर एंड चॉक, कॉटन ऑन आयरन, इनमें देखते हैं। हमने तो बताया कि इन जनरल जो होता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर उसके बाद जो डेंसिटी होती है वो होती है लिक्विड की, फिर उससे कम होती है डेंसिटी गैस की होती है। पर इसमें एग्जांपल में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो आयरन की होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका ज़्यादा, तो आयरन की। फिर उसके बाद मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी जैसे हनी हो गया, फिर उसके बाद उससे कम वाटर की, उससे कम चॉक की, उससे कम कॉटन की, और सबसे कम जो होती है एयर की होगी। और उससे एयर से जो ज़्यादा डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, इसकी डेंसिटी एयर से कम होगी। ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन, एक बार फिर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आयरन की डेंसिटी होगी, फिर उसके बाद डेंसिटी हनी की होगी, सबसे ज़्यादा आयरन की, उससे कम हनी, उससे कम वाटर, उससे कम चाक, उससे कम कॉटन, उससे कम एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर उससे कम एयर की डेंसिटी हुई, एयर की डेंसिटी हुई। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप जो है कि एक टेबल को फॉर्म करिए या फिर टेबल को बनाइए और कंपेयर करिए, कंपेयर अपॉन द फॉलोइंग, जो कि रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी, इन सभी चीज़ों को आप कंपेयर करिए। यानी कि प्रॉपर्टी का जो टेबल बनेगा, आप प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करना होगा ना। हाँ, आप अगर चार्ट जो लगाने वाला काम है, जो कि एडिटर साथ करेंगे, अगर वो लगा देते हैं चार्ट, तो उसमें आप लोग आसानी से देख लेंगे, या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसमें रिजिडिटी, अगर रिजिडिटी की एक तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? रिजिडिटी। सॉलिड की रिजिडिटी कैसी है, लिक्विड की कैसी है, और गैस की रिजिडिटी कैसी है। सबसे ज़्यादा जो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, सबसे ज़्यादा रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसे रिजिडिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है सॉलिड की, फिर उससे कम होती है लिक्विड की, फिर सबसे कम या फिर नेग्लेजिबल होती है रिजिडिटी प्रॉपर्टी गैस की। अब देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, सॉलिड को नहीं कंप्रेस किया जा सकता है या फिर कंप्रेस नहीं होता है। फिर उससे कम होती है लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, और सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो होती है गैस की। गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है पर थोड़ा सा। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी देखें, फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, किसमें नहीं। सॉलिड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लिक्विड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, और गैस में भी फ्लो करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। शेप की बात करें, सॉलिड का शेप जो है फिक्स होता है, और लिक्विड का शेप वही शेप होता है जो कंटेनर का शेप होता है, और गैस का जो है कि गैस जिस कंटेनर में फिल होती है उसी कंटेनर का ये भी गैस भी शेप दे देती है। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता है, पर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड की होती है, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की। और लिक्विड की बात करें तो उसकी मॉडरेट होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है यूजली हाई, यानी कि सबसे यूजली जो जनरली बात की जाती है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है सॉलिड की, फिर उसके बाद सबसे कम होती है लिक्विड की, फिर जो मॉडरेट प्रॉपर्टी है मॉडरेट वाली वो होती है आपकी लिक्विड की। अगर एक बार डेफिनेशन पे देखें तो क्या होती है रिजिडिटी क्या है? रिटेन इट्स शेप, मतलब किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपने शेप को पुनः प्राप्त कर ले, जो शेप उसका था उसे पुनः प्राप्त कर ले, ये प्रॉपर्टी जो होती है रिजिडिटी कहलाती है। रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है?
किसी के वॉल्यूम को जो है कि कम कर देना, वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जो कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है गैस की। फ्लूडिटी क्या होती है? फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो होती है उसे फ्लूडिटी कहते हैं, जो कि गैस और लिक्विड के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। से काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी को लेकर चीज़ें मूव करती हैं वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बात हुई है। आगे थोड़ा सा सेटअप ना नया है तो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर देखते हैं। इससे पहले ये 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या कोई मैटर जो है वो अपना स्टेट जो है चेंज कर सकता है? यानी कि कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है, क्या वो लिक्विड हो सकता है? क्या कोई मैटर गैस हो सकता है? यानी कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं? इसी बात होगी। वी आर नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट, हम अपने ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि जो वाटर होता है, पानी, कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट के 3 स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट में पाया जाता है। आइस जो है कि वाटर सॉलिड स्टेट में, आइस के फॉर्म में, वाटर लिक्विड स्टेट में, जिससे हम जानते हैं फैमिलर वाटर फॉर्म में, और वाटर गैस के फॉर्म में वेपर स्टेट में पाया जाता है। What happen inside the matter during this change of state? ये क्वेश्चन है, क्या होता है मैटर के अंदर जब वो अपना स्टेट चेंज करते हैं? What happen to the particle of matter during the changes of the state? जब स्टेट चेंज होता है तो उसके पार्टिकल ऑफ मैटर के पार्टिकल के साथ क्या होता है? How does this changes of state take place? ये चेंजेस कैसे होते हैं? We need answer this question in its, मतलब कि आगे आंसर हम ही लोगों को देना है। देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि दे रहा हूँ मैं आंसर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। किसी मैटर है, कोई भी मैटर ले लो, सॉलिड ले लो, गैस ले लो या फिर लिक्विड ले लो, उस पर जो है टेम्परेचर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक बर्नर दिया है सबसे नीचे जो जल रहा है, एक बीकर है जिसमें वाटर है, और एक उसमें वाटर में थर्मामीटर लगा है, आयरन स्टैंड है और ग्लास स्टीरियर, ग्लास का उसे घुमाने वाला है। ऑल ये ठीक है। आगे देखते हैं। आइस जो है H2O फॉर्म में, ठीक है, H2O फॉर्म में वेपर। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। पहला आइस, यहाँ पे जो है आइस, यहाँ पे आइस देखो, यहाँ पे ये रुकिए, ये देख रहे हैं, ये आइस है जो कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ देख रहे हैं वाटर है जो कन्वर्ट हो रहा है। बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे फिर से देखिए, ये देख रहे हैं, ये पहले वाले में कन्वर्जन ऑफ आइस को वाटर में ले जा रहे हैं हीट करके, और दूसरा कन्वर्जन है वाटर को वाटर वेपर में ले जा रहे हैं हीट करके, यानी कि टेम्परेचर देखिए, दो हो गया। आगे देखते हैं जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा। देखिए अब चीज़ें जो है कि ध्यान से पढ़ने वाली आ गई हैं। एक लाइन NCERT काफ़ी खूबसूरती से लिखा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड कोई मैटर सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है, जब उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, तो उसके जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। पहले जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं विथ ग्रेटर स्पीड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल की वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी।
द एनर्जी सप्लाई बाय हीट इज ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है जो आगे पढ़ेंगे, पार्टिकल लगातार मूव करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें ये जो अट्रैक्शन की जब हम हीट करेंगे तो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जब हम हीट के द्वारा एनर्जी सप्लाई करते हैं, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये हीट पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है या फिर ओवरकम करती है, खत्म करती है या फिर कम करती है। एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और ये और तेजी से मूव करने लगते हैं। ये स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा स्टेज रीच होती है, ऐसी स्टेज मिलती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट, सॉलिड जो है कि मेल्ट होता है, एंड इट कन्वर्ट टू द लिक्विड, और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसी स्टेट मिलता कि देखो एक सॉलिड एक लिक्विड से कैसे अलग है। सॉलिड के पार्टिकल अपने स्थान में फिक्स होते हैं, हल्का हल्का माइग्रेशन करते हैं और अपने स्थान में फिक्स होते हैं। लिक्विड भी है, माइग्रेशन करते हैं और अपने स्थान पे इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और माइग्रेशन जो है सॉलिड से ज़्यादा होता है। इन्हीं पार्टिकलों के बीच में जब सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका माइग्रेशन या फिर पार्टिकल के मूव करने की जो प्रॉपर्टी है, अगर बढ़ते बढ़ते लिक्विड से मैच कर जाए तो उसी समय जो है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। वही चीज़ जो पिंक से लिखा गया है, देखिए द ए स्टेज इज रीच्ड, A stage is reached when the solid melt and overcome and converted into liquid। और ऐसा करते करते एक स्टेज आती है, एक स्टेज पहुंचती है जब सॉलिड मेल्ट होता है एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डिफिनीशन और क्लेरिफाई होती है और बढ़िया से आती है। द मिनिमम टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड बिकम लिक्विड, एट विच, वह मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच सॉरी यार थोड़ा दिक्कत हो रही, लाइट नहीं है। एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड, जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फिक्स करना होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है कि मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और उसी टेम्परेचर के उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और टेम्परेचर के उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है या फिर शो करता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी। एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है। आगे देखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, के यहाँ पे केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो आइस की मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन होती है। ये तो एक तरह से पॉइंट हो गया डायरेक्ट याद करने वाला। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना या फिर होने को फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इसका टेम्परेचर सेम होता है। सो डज द हीट एनर्जी गोस। ये बात देखिए ना, क्वेश्चन की तरह है। ये देखिए, जब एक आइस है, आइस पे भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस भी है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब उसे हमने हीट किया, जब हमने आइस को हीट किया, यहाँ पे देखिए, जब आइस को हमने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वो भी है 0 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसे जब हमने हीट किया तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होती है। अब यहीं पे रुकिए, तो यानी कि जो हम लोग हीट दे रहे थे वो गई कहाँ? ये आइस है वो भी 0 पे है, जो वाटर लिक्विड हुआ वो भी 0 पे है, तो जो हमने टेम्परेचर दिया वो कहाँ गया? ठीक है, यही क्वेश्चन लेकर आगे करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। जो मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे थे तो ये बात देखेंगे, ध्यान देंगे, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीचेस। जब मेल्टिंग पॉइंट रीच होता है तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट न कर जाए। हैं, ये देखिए, जब तक पूरी आइस मेल्ट न कर जाए तब तक जो है कि मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने पर या फिर आइस का वाटर में बदल, देखिए आप आइस लिए हैं, उसे आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में मेल्ट हो रहा है, तब तक उस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। और क्वेश्चन ये उठा कि वो हीट जो हम लोगों ने हीट एनर्जी दी वो कहाँ गई? ठीक है, यहाँ से दिस हैपन इवन थ्रू we continue to heat and bake, that is continuous to supply heat. The heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between particle। ये जो अब हम लोगों ने आइस को हमने H2O 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें जब हमने हीट दिया था ना, ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चलेगी। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि उस समय वो कहाँ गया, क्या कहते हैं, जो हमने हीट एनर्जी देते थे वो कहाँ गया? वो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए चला गया या फिर यूज हुआ। देखिए, यहाँ से आप चीज़ों को अभी रोकिए, यहाँ से हम अगले वीडियो में फिर से आपको यहाँ से ही आगे लेक्चर यहीं से चलेगा, क्योंकि आगे जाएगा तो आगे चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं, खुलती चली जाएंगी, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए और वीडियो ऑलमोस्ट हो गया है टाइम। ठीक है, अभी तक सुनने के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए।